चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो हम सबके अंदर है। हम बात करेंगे जीवन की सबसे छोटी लेकिन सबसे पावरफुल इकाई की, वो चीज जो हमें हम बनाती है। तो शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। वो सबसे छोटी चीज आखिर है क्या जिसे हम जिंदा कह सकते हैं? और इसका जवाब जितना आसान लगता है उतना ही गहरा भी है। साधारण शब्दों में कोशिका नहीं तो जीवन नहीं, बस ये एक लाइन ही सब कुछ बयां कर देती है। कोशिका यानी सेल ही हर जिंदा चीज की बुनियाद है। तो ठीक है, अब जरा इस दुनिया में और गहरे उतरते हैं। देखिए, इस छोटे से ब्रह्मांड को समझने में और इसके बुनियादी नियम बनाने में वैज्ञानिकों को सदियां लग गईं। ये कहानी ना एक पहेली जैसी है जिसे सुलझाने में सदियां लगीं। शुरुआत हुई 1665 में जब रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल शब्द इस्तेमाल किया। फिर करीब 200 साल की शांति, जब तक कि 1838 और 1839 में श्लाइडन और श्वान ने ये साबित नहीं कर दिया कि भाई सारे पौधे और जानवर सेल से ही बने हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी था, ये सेल्स आती कहाँ से हैं? इसका जवाब मिला 1855 में रुडोल्फ विर्चो से, जब उन्होंने कहा ओमनी सेल्यूला एस सेल्यूला, जिसका मतलब है हर सेल एक पहले से मौजूद सेल से ही आती है। और इन्हीं सब खोजों ने मिलकर जन्म दिया मॉडर्न सेल थियोरी को, जो आज बायोलॉजी की कह सकते हैं नींव है। ये थियोरी हमें 4 मुख्य बातें बताती है। पहली, हर जिंदा चीज सेल से बनी है। दूसरी, सेल्स ही जीवन की सबसे छोटी यूनिट है। तीसरी, वो हमेशा पहले से मौजूद सेल से ही बनती हैं। और चौथी, वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती हैं। तो ये तो हो गए जीवन के नियम। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन नियमों को मानने के लिए नेचर ने 2 बिल्कुल अलग-अलग ब्लूप्रिंट्स बनाए हैं। आइए देखते हैं जीवन के इन 2 डिजाइन्स को। और इन दोनों डिजाइन्स में मतलब जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है प्रोकैरियोटिक सेल्स, जैसे बैक्टीरिया। सोचिए, ये एक छोटी सी वर्कशॉप की तरह है, सिंपल और सीधी। इनका डीएनए बस अंदर तैरता रहता है। और दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक सेल्स, हमारी अपनी सेल्स। ये एक बड़े बिजी शहर की तरह हैं। इनके पास एक सेंट्रल ऑफिस यानी न्यूक्लियस है, जो डीएनए को संभाल कर रखता है। और तो और शहर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरह इनके पास ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे पावर प्लांट के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, जो अपने अपने खास काम करते हैं। यहाँ पर ये अंतर एकदम साफ देखा जा सकता है। बाईं तरफ देखिए, ये है प्रोकैरियोटिक सेल, सिंपल और एफिशिएंट, और दाईं तरफ यूकैरियोटिक सेल, जो कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्प्लेक्स है, अपने अलग अलग कंपार्टमेंट्स और डिपार्टमेंट्स के साथ। चलिए अब जरा सेल के एक ऐसे हिस्से पर फोकस करते हैं जो दोनों तरह की सेल्स में होता है, सेल का गेटकीपर यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसकी कहानी समझना सच में एक साइंटिफिक जासूसी कहानी से कम नहीं था। तो पहली बड़ी थ्योरी आई 1935 में, डेविसन डैनियली का सैंडविच मॉडल। उन्होंने सोचा कि ये एक बहुत ही कह सकते हैं सख्त, एक स्थिर स्ट्रक्चर है, जैसे लिपिड की एक डबल लेयर और उसके ऊपर नीचे प्रोटीन की परतें, बिल्कुल एक सैंडविच की तरह। लेकिन इस सैंडविच मॉडल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर ये एक सॉलिड दीवार जैसी है, तो फिर जरूरी चीजें सेल के अंदर बाहर आती जाती कैसे हैं? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब इस मॉडल के पास था ही नहीं। तो जाहिर है एक नई थ्योरी की जरूरत थी। और फिर 1972 में वो जवाब आया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के रूप में। सिंगर और निकोलसन ने बताया कि ये मेम्ब्रेन कोई सॉलिड सैंडविच नहीं है, बल्कि एक लिक्विड समुद्र जैसा है, जिसमें प्रोटीन यहाँ वहाँ तैर रहे हैं। ये फिक्स्ड नहीं, बल्कि डायनामिक है, लचीला है। और इसी लचीलेपन की वजह से चीज़ें अंदर बाहर आ जा सकती हैं। और बस पुरानी पहेली सॉल्व हो। तो अब जब हम सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा समझ गए हैं, तो चलिए जरा जूम आउट करते हैं और इसे सिर्फ एक चीज की तरह नहीं, बल्कि एक जीती जागती इकाई के रूप में देखते हैं, जिसका अपना एक पूरा लाइफ साइकिल होता है। देखिए, सेल्स कभी भी शांत नहीं बैठती। वे लगातार एक साइकिल से गुजरती हैं, जिसे हम कहते हैं सेल साइकिल। इसी प्रोसेस से कोई घाव भरता है, कोई बच्चा बड़ा होता है, और असल में जीवन आगे बढ़ता है। ये बढ़ने, अपने डीएनए को कॉपी करने और फिर 2 में बट जाने का एक कभी न खत्म होने वाला डांस है। इस साइकिल के 4 मेन स्टॉप्स हैं, कह सकते हैं। सबसे पहले आता है जीवन फेज, जहां सेल ग्रो करती है और अपना नॉर्मल कामकाज करती है। फिर आता है सबसे जरूरी एस फेज, सिंथेसिस फेज, जहां सेल अपने पूरे डीएनए की एक 2 कॉपी बनाती है। G2 फेज में वो डिवीजन के लिए फाइनल तैयारी करती है, सब कुछ डबल चेक करती है।
और आखिर में आता है एम फेज, जहां एक सेल से 2 नई सेल्स बन जाती हैं। लेकिन जहां जीवन है वहां मृत्यु भी है। सेल्स एक प्रोसेस से गुजरती हैं जिसे एपोप्टोसिस कहते हैं, यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ। और ये कोई फेलियर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है जो पुरानी या डैमेज्ड सेल्स को हटाकर पूरे ऑर्गेनिज्म को हेल्दी रखती है। ये एक तरह का कंट्रोल्ड सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। तो एक सीधे से आइडिया से शुरू करके हम सेल के अंदर की इस कॉम्प्लेक्स मशीनरी तक आ पहुंचे। ये पूरा सफ़र हमें यही दिखाता है कि सेल ही असल में हमारे जाने पहचाने जीवन की बुनियाद है। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर एक सेल की जिंदगी और मौत इतनी परफेक्टली प्रोग्राम्ड है, तो तब क्या होता है जब ये प्रोग्राम बिगड़ जाता है? सोचिए जरा। ये सवाल हमें बीमारी, उम्र बढ़ने और बायोलॉजी के न जाने कितने ही और रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।